दोस्तों, लेखक अमूमन बहुत ही मशहूर हुआ करते हैं, लेकिन सादत हसन मंटो बड़ा और महान लेखक होकर भी एक बदनाम लेखक हुआ। समझा गया कि मंटो को उनकी कहानियों ने ही एक बदनाम लेखक का खिताब दिया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मंटो ने अपने दौर में बहुत ही बोल्ड कहानियाँ लिखी। वो उस वक्त भले ही बदनाम लेखक रहे हों, लेकिन एक दशक पहले उनकी कहानियों के लोग इतने दीवाने हैं या दीवाने हो गए कि अब उनकी कहानियाँ, उनके नाटक लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और उनके थॉट्स को लोग आज की डेट में बहुत मानते हैं। यानी कि लोग मंटो को आज बहुत पसंद करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लव यू ज़िंदगी पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सादत हसन मंटो। जी हाँ, उनकी लिखी हुई कहानियाँ अब हम शुरू करेंगे, लेकिन आज उनकी लिखी हुई कौन सी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए जल्दी से मैं आज बता देती हूँ कि वो भले ही आम लोगों के बारे में लिखते थे, बिल्कुल नॉर्मल लोगों के बारे में लिखते थे, लेकिन वो बहुत ख़ास होता था क्योंकि उस वक्त समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत ही काला था, यानी कि काला सच था, और उस काले सच से मंटो ने पर्दाफाश किया। आज हम जिस कहानी को आपके लिए लेकर आए हैं सादत हसन मंटो की, वो है आम। तो चलिए लव यू ज़िंदगी पर हम आपको आज सुनाते हैं आम, सादत हसन मंटो के द्वारा लिखी हुई कहानी। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, चुनाचे वो सब उसकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आता तो इसका काम इसी वजह से जल्द जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 साला खिदमत के एवज हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुराने वज़ा के लंबे कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में खजानची की तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखता और ये कहकर, अगर जिंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था। खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो मुतालिबात ए खलीफा की कचहरी में कभी मुहाफिज दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफ फुतबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजमात के दौरान में अफसराना बाला ने हमेशा उसकी तारीफ की है। बाज़ मुसिफ़ों को तो मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके खुलूस का हर शख्स कायल था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर की थी। बुढ़ापे में आदमी अमूमन कमगो और हलीम हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक़ इस उम्र में भी वैसे का वैसा ही कायम था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब की वफ़ात पर उसे बहुत सदमा हुआ था कि अब वो हर महीने उसके लड़के को सलाम करने की गरज से ज़रूर मिलता था। इससे उसे बहुत तस्कीन होती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपये जेब में डालकर वो बरामदा तय करता और चक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तला करता। छोटे जज साहब उसको ज्यादा देर तक बाहर खड़ा न रखते, फौरन अंदर बुला लेते और सब काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते। तशरीफ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए, मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मज़े में गुजर रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमत गुजारी तो बंदे का काम है। आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता। उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदवियानी अंदाज में करता और बार बार कहता, अल्लाह बख्शे, मरहूम फरिश्ता खसलत इंसान थे,
खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की जर्रा भर मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ कहता था महसूस करके कहता था। उसके मुताल्लिक जज साहब के लड़के को, जो अब खजाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह मालूम था। यही वजह है कि वो उसको इज्जत के साथ अपने पास बिठाते थे और देर तक इधर उधर की बातें किया करते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी करा देते थे। मुंशी साहब देखें, इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना ना भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें तो सिर्फ 2 मेरे हिस्से में आए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सुनकर बहुत खुश होता था। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? जो ही फसल तैयार हुई मैं फौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए 2 हाजिर कर दूं। ये बाग किसके हैं? आप ही की तो हैं। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? दुनिया नगर में है हुजूर, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। इसमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतजाम वगैरह करता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की 2 तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खरीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर इसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। हसबे मालूम इन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दुनिया नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चीप नहीं आया। जूं ही चीप आएगा और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा ऐसा तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको और इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गए। घर में उनकी बीवी और बड़ी लड़की थी, ब्याह के दूसरे साल जिसका खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से कुनबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बाइस उनकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायती शियार थे, मगर इस किफ़ायती शियारी के बावजूद तनख्वाह में से 1 पैसा भी उनके पास ना बचता था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मुसर्रत महसूस करता था। उन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी। इन खास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज़ सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। बाग की सैर के दौरान में मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज़ पिछले दिन की खबरें सुनता था। कभी कभी जब वो बीते हुए दिनों के तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे कि किस तरह उन्होंने लायकपुर के जंगली इलाके में एक खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर गिरफ्तार किया और किस तरह उनके रौब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का भी जिक्र आता था। मुंशी साहब कहिए, अब की दफ़ा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ये भी कहते,
अब पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे वो बहुत ही लजीज थे। इंशाल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफ़ा भी ऐसे ही आम हाजिर करूँगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, हाँ बल्कि पहले से कुछ बढ़ चढ़ कर ही होंगे। उस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो इसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत इनकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपने बाग हैं, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बाजार से आप एक छोड़ कई टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूंकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने खुलावट, खुशबू और मिठास में एक जैसे हैं, इसलिए ये चंद तोहफे के तौर पर ले आया। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर तिलमिलाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श एक गहरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर ये ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रंगें, सर का खफीफ सा इर्तियाश और चेहरे की गहरी लकीरें उसकी सादगी में इजाफा करती थी। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको निखार दिया है। कपड़े भी वो साफ सुथरे पहनता था जिससे ये निखार उभर आता था। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद मलाई जर्द था। पतले पतले होठ जो दांत निकल आने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे, हल्के सुर्ख थे। खून की इस कमी के बायस उसके चेहरे पर ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कायम रहा करती थी। वो कमज़ोर ज़रूर था, 65 बरस की उम्र में कौन कमज़ोर नहीं हो जाता, मगर इस कमज़ोरी के बावजूद उसमें कई कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। ख़ासतौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतिमाम से टोकरे खोले जाते थे, इनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरे में गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आम निकलते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब इनमें से कोई ये कहे बगैर न रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाएं, तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्ला नीचा बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे रोज़ ही आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता था, खाला मैं घास लेने के लिए आया हूँ। कल खालू जान आमों के 2 टोकरे लाए थे, इनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थीं, उसी रोज़ शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती थी, पिछले बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे और उनकी घास यूं ही चली जाती। हस्बे मालूम इस दफ़ा भी आमों के 2 टोकरे आए। गले सड़े दाने अलग किए गए, जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे पहले पहल ये काम खत्म हो गया। चुनाचे दोनों टोकरे गुसल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम खराब ना हो जाएं। उधर से मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थीं।
वो गर्मियों में आम तौर पर गुसल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी। लेकिन अब के इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे ही में, जो बिल्कुल तंदूर बना हुआ था, 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के टोकरे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब न होता। जून की गर्मी और जिद्दी किस्म की मक्खियां किसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुसलखाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सिर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि उसका दिल कमज़ोर था, मगर ऐसा ज़बरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। सर बहुत ज़ोर से चकराने लगा। घबरा कर इसने आवाज़ दी और अपनी बीवी को बुलाया। ये आवाज़ सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आईं। दोनों जानती थीं कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्लाह नीचा बंद के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुलाए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों ही में मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ने ये देखकर शोर बरपा दिया, जिसके बायस इसके पास कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब न हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी की आखिरी सांस लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदल कर उसने अब्दुल्ला नीचा बंद को, जो इसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जा किया और डूबती हुई आवाज़ में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी बीवी और लड़की अंदर दाखिल हुई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर ज़रूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर इसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो। किसी से ना कहना कि ये आम हम बाज़ार से ख़रीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दुनिया नगर में हमारे बाग हैं, बस। और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को ज़रूर इत्तला भेज देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को लोगों ने मुत्तला कर दिया, मगर दोनों चंद नागुज़ीर मजबूरियों के बाइस जनाजे में शामिल ना हो सके। दोस्तों, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। कैसी लगी आपको सादत हसन मंटो द्वारा लिखी ये कहानी आम? मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, या फिर आपको सादत हसन मंटो की और कौन सी कहानी सुननी है। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो ये बेल आइकन है, इसको ज़रूर प्रेस करिएगा, और लव यू ज़िंदगी को अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसमें शामिल करिएगा। हमारी ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।